मैं डॉक्टर कल्पना चौधरी पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक बार फिर पावर माइंड के योद्धा के साथ निशा प्रजापति के साथ एक इंटरव्यू लेकर आई हूँ, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, जिनका सिलेक्शन हाल ही में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन MES में हुआ है और जो ऑल राजस्थान में पोस्ट वाइज 47 रैंक पे हुआ है उनका। और मैं खासकर गर्ल्स के लिए लेके आई हूँ जो निशा के इंटरव्यू को बहुत ध्यान से सुने और मोटिवेट होके आप भी इस तरह की पोस्ट को अच्छे से निकालें। मेरे लिए मेरे मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स ही होते थे। गांव से आती हूँ, वहाँ ऐसे होता है क्या वही नहीं पता अभी तक। निशा, क्या कारण रहा कि पहले के अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए? कोचिंग करना जरूरी है, आपकी क्या राय है इसके प्रति? आपने PMI को क्यों चुना? सबसे पहले तो आपको PMI परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सिलेक्शन के लिए। थैंक यू मैम। निशा, आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और जो भी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मैंने 10th तक मेरी ग्रेजुएशन मेरे बेसिक गांव से हुई थी और फिर उसके बाद मैंने 12th साइंस बायो से किया और फिर मैंने ग्रेजुएशन में BSc की। और मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, एक मेरा छोटा भाई बहन है और मेरे पापा मिस्त्री है और मम्मी हाउसवाइफ है। और मेरे छोटे भाई बहन है वो भी अभी स्टडी कर रहे हैं, एक 12th में और एक अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सिलेक्शन में आपका ही हुआ है अभी? हाँ, हमारे मतलब अभी तक फैमिली में कभी किसी का हुआ नहीं और जो जिस गांव से आती हूँ वहाँ ऐसे होता है क्या वही नहीं पता अभी तक। गुड गुड गुड। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा मैम 3rd अटेम्प्ट था। मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ। मेरा जब मैंने सबसे पहली बार अटेम्प्ट दिया था तब मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था और तब तक मेरे को लगा भी नहीं था कि मेरा कभी CGL क्वालिफाई भी होएगा। मेरे को जस्ट लगा था कि कोई एक छोटी पोस्ट मिल जाए बस। और मेरे प्री में जस्ट मेरे को मोटिवेशन वहाँ से मिला जब मैं फर्स्ट टाइम मैं फेल हुई। मैं प्री में जस्ट 0.60 मार्क्स से फेल हो गई। अच्छा, मतलब आप डीमोटिवेट होने की बजाय आप मोटिवेट हुए मैं कि मैंने जस्ट प्री में मेरे जस्ट 0.60 नंबर का मैं मेहनत करूंगी तो नेक्स्ट वाला निकल जाएगा। तो फिर मैंने सेकंड टाइम मैंने और मेहनत की, बट उसमें भी प्री तो हो गया अच्छे नंबर से और मेंस भी हो गया, बट फाइनल नहीं हो पाया कुछ मार्क्स की वजह से। और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और इस बार मेरे को ये SAS पोस्ट मिला। निशा, क्या कारण रहा कि पहले के अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए? आपको कुछ कमी पकड़ में आई क्या? पहला रीज़न तो ये था मैम कि एक तो मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम था और मैथ भी मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड था नहीं, तो मेरे ये दोनों सब्जेक्ट बहुत वीक थे, तो उस वजह से मैं मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी। लाइटली लिया। और दूसरा मेरे को खुद में एक कॉन्फिडेंस की कमी थी कि ये अपने से हो ही नहीं पाएगा। जिनका सेलेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। मेरे को लगता था एक एवरेज स्टूडेंट। अच्छा, पहले माइंड में सेट कर रखा था कि ब्रिलियंट होना चाहिए। ब्रिलियंट। और मेरे को लगता था कि मैं बहुत एवरेज हूँ, तो वो शायद मेरे में उस टाइम कॉन्फिडेंस की कमी थी। अच्छा, तो निशा, आपने SSC को ही क्यों चुना? कोई कारण है इसके पीछे? मैम, मेरे को पहले तो जैसे मैंने बोला कि मेरे को कुछ आइडिया नहीं होता था SSC होता है क्या, क्योंकि हमारे एरिया में SSC का कुछ पता ही नहीं किसी को भी क्या होता है। तो मैंने जस्ट एक गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने की NTPC के लिए स्टार्ट किया था, फॉर्म फिल किया था। बट वहाँ से मेरे को एक SSC के लिए मतलब पता चला कि SSC का भी कुछ होता है। तो मैंने वहाँ से फिर मेरे को लगा कि अच्छी जॉब है, इसमें अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, इसकी सैलरी भी अच्छी है, तो मेरे को फिर वहाँ से SSC के लिए मोटिवेशन मिला। वहाँ से मैंने टारगेट किया कि जब तक एक पोस्ट नहीं मिले मेरे को इसमें लगे रहना। अच्छा। मान लो इस बार सिलेक्शन नहीं होता तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता? मेरा नेक्स्ट, मैं जिस दिन मेरा मेंस हुआ था मैं उसके नेक्स्ट डे से नेक्स्ट CGL की प्रिपरेशन लग गई थी। अच्छा, हाँ। तभी से आप वापस तैयारी में लग गए। अच्छा। मतलब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। आपके हिसाब से एक जो फ्रेशर स्टूडेंट आता है ना तैयारी के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए कितना टाइम इनफ है कि वो इतने टाइम में मैम SSC क्रैक कर सकता है? वो मैम थोड़ा तो कि 1 साल तो मिनिमम चाहिए ही, और वो थोड़ा उस पर भी डिपेंड करता है कि अपन कहाँ से स्टार्ट करें। कुछ की मैथ अच्छी होती है, पहले से इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो उनके लिए 1 साल बहुत इनफ होते हैं क्योंकि उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो एटलीस्ट 1.5 साल 2 साल उसको लग जाते हैं, क्योंकि 1 साल
तो कोचिंग में ही लग जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि सिलेबस क्या है, कैसे करना है। जब तक वो अटेम्प्ट ही नहीं देता उसको पता ही नहीं लगता एग्जाम में होता क्या है। और फिर अपने वो जब वो नेक्स्ट टाइम वापस मैं एग्जाम देता तब उसको पता लगता कि मैंने कहाँ गलतियाँ की, कैसे गलतियाँ की, वहाँ से उसको फिर पता लगता। मतलब आपके हिसाब से जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो तो ही निकले ना, हाँ, वो जीरो लेवल का बच्चा है वो भी एसएससी क्रैक कर सकता है। तो बच्चे को डरने की जरूरत नहीं। ठीक है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए कोई स्ट्रेटजी है? सबसे पहले तो ये है कि जो आपको कोचिंग से बुकलेट मिलती है, जो उनको सबसे उन पे अगर अपन टीचर पे फेथ करें कि जो अपने को वो पढ़ा रहे हैं अपन उनको फॉलो करें, तो वो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले कि अपन को जो पढ़ा रहे हैं वो करना ही है। और दूसरा कि सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक। डेली का एक मॉक लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने डेली एक मॉक लगाती थी, मैंने टाइम्स 2 भी लगाती थी। मैंने अब तक कम से कम 300 प्लस के आसपास मॉक लगा दी है। क्योंकि मॉक जब अपन देखे तभी अपने को पता लगे कि हमारी वीकनेस क्या है और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। और सिर्फ उसका मॉक लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितने घंटे अपन 1 घंटे अगर मॉक लगा रहे हैं तो उसका 1 घंटे एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एनालिसिस करें हाँ, उसका कि कहाँ कमी रहेगी। अच्छा निशा, आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की? पहले तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, फिर मैंने पावर माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। और मेरी, जैसे मैंने बोला कि मैं हिंदी मीडियम थी तो इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, और इंग्लिश मेरी आलोक सर की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। मेरे अच्छे मार्क्स भी आने लगे इंग्लिश में। अच्छा। जब से तो मेरे को यहीं से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। अच्छा, एक आपने बताया कि मैम मॉक लगाने बहुत जरूरी है, है ना? हाँ। तो मतलब डेली टेस्ट से मैं ये कहूँ कितना योगदान है डेली टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन में? यहाँ पे मैम जैसे संडे को डेली टेस्ट लगते थे, वो मैंने कभी स्किप नहीं की। अगर अपन वो देखे तभी हमें पता लगेगा कि हमारी क्लास में रैंक क्या है, अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वहीं अपने को पता लगेगा कि अपने कौन से टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और कौन से टॉपिक अभी भी वीक है, तो डेली टेस्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देने चाहिए। हाँ। अच्छा निशा, जैसे स्टडी मटेरियल, नोट्स हैं, बुक हैं, ये आप एसएससी के स्टूडेंट को कैसे रिकमेंड करना चाहेंगे? कौन से रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं तो मैम कोचिंग वाले ही रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि उनमें प्रीवियस ईयर भी है बुक, सारे क्वेश्चन, और नए पैटर्न के भी क्वेश्चन है। आपको इजी से लेके हार्ड तक सब टाइप के क्वेश्चन है। अगर अपन कोचिंग वाली बुक्स को अच्छे से कर लेंगे तो कहीं दूसरी बुक्स को जाने की नीड ही नहीं है। अच्छा, मतलब आपको टाइप वाइज मिले और अपडेटेड मिले। हाँ। अच्छा, ठीक है। अगला है कि जो एसएससी का 2022 के बाद नया सिलेबस आया, नया पैटर्न है, हाँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब ये आया था। अच्छा, हाँ। पहले से बोलते थे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या फिर जो मैथ वाले उनको प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि नो डाउट 400 नंबर का मेंस होता था। तो जैसे ही आया अभी है कि सबके लिए इक्वल है, कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, हमारे लिए ये बुरा है ऐसे। क्योंकि अब जीके भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, और सब आपका सिलेक्शन सिर्फ मैथ और इंग्लिश नहीं करा रही, चारों सब्जेक्ट करवा रही है। तो ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो नया पैटर्न किया है, और मैं इससे बहुत खुश हुई थी। अच्छा, मतलब चाहे बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड हाँ, का हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स का हो, सबके लिए अच्छा हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि क्या कोचिंग करना जरूरी है? आपकी क्या राय है इसके प्रति? जैसे मैंने बोला, मैंने ऑनलाइन किया था पहले, और मैं आगे भी ऑनलाइन कर सकती थी, बट ऑनलाइन में मेरी कुछ ना कुछ कमियां रह रही थी, तभी मैं रह रही थी। क्योंकि ऑनलाइन एक वो माहौल नहीं मिल पाता जो ऑफलाइन मिलता है। क्योंकि वहाँ आप टीचर के डेली कांटेक्ट में होते हो, कोई भी आपको डाउट होता है आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। आप स्टूडेंट के भी जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हो उनसे भी डेली मिलते हो, उनसे भी आपको एक मोटिवेशन मिलता है जो आपको घर पे नहीं मिल पाता। तो अच्छा, मतलब ग्रुप में स्टडी करना, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो रेगुलरिटी बन जाती है। ऑनलाइन ये कि कभी क्लास ले ली, कभी नहीं ले ली। ऑफलाइन ये कि आपको डेली लेनी ही है। और फिर उनका नेक्स्ट डे ये होता था कि मोस्टली कोचिंग में पूछते भी थे, डाउट भी करवाते थे, तो ऐसे होता था कि अपन भी कंप्लीट करें ताकि कोई डाउट हो तो रह ना जाए। तो निशा, अगला मेरा क्वेश्चन यही होता कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं। हाँ। बच्चा मतलब ऑनलाइन को प्रेफर कर रहा है कोरोना काल से, क्या सिलेक्शन में कोई भूमिका निभाती है?
मैम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी निकल जाते हैं, बट मैंने तो जैसे ऑफलाइन की, तो मैं तो वैसे मेरे को तो ऐसे लगता है कि ऑफलाइन बेस्ट है, मेरे को तो ऑफलाइन ज़्यादा सही लगता है। और कुछ लोग है जैसे होते हैं तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, बट ऑफलाइन मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर है। आपने पीएमआई को ही क्यों चुना? अब आपका सिलेक्शन हो गया, तो स्टूडेंट्स को ये बताओ, मतलब न्यूट्रल तटस्थ बोलते हैं ना, रहते हुए आप अपनी राय दो पीएमआई के प्रति। पीएमआई तो देखो मैम, पहले मैं जैसे जयपुर से हूँ, नहीं तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, तो मेरे को ये पीएमआई दिखी कोचिंग, इसकी रेटिंग और अच्छी थी, फिर मैंने इसके टीचर्स और देखे, फिर मैंने डेमो लिया, तो मेरे को एक दिन में मेरे को ऐसे लगा कि टीचर अच्छे हैं और ये मेरे लिए बेस्ट रहेगी, तो फिर मैंने यहीं से कोचिंग की। और मैं उसके बाद मैंने बहुत लोगों ने मेरे से पूछा भी, तो वो मेरे साथ में उनको भी इधर लेके आई कि आप यहीं से कोचिंग करो, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छी लगी। मेरे को इंग्लिश में, क्योंकि मेरे को इंग्लिश और मैथ भी मेरी वीक थी, तो मैथ भी सर ने बहुत अच्छी करवाई थी और इंग्लिश भी बहुत अच्छी करवाई थी। मेरी दो ही मेन वीक थी, क्योंकि जीके मैं खुद से कर रही थी और रीजनिंग में मेरे कभी कोई इश्यू हो नहीं रहा था, मेरे दो मेन इनको इम्प्रूव करना था, तो मेरे को इन दोनों में बेनिफिट मिला, तो मेरे को तो ये कोचिंग बेस्ट लगी। हाँ, ठीक है। आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है और उसको चुनने का कोई कारण रहा है क्या? अभी मेरे को मिला सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, और ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो नहीं थी, फर्स्ट प्रेफरेंस दूसरी थी, बट कुछ मार्क्स कम रह गए थे, दैट्स वाई मेरे को ये मिली। बट मैं स्टिल प्रिपेयर कर रही हूँ नेक्स्ट के लिए कि अगर मेरे को वो मिल जाए। अभी रुकना नहीं है जब तक अपन अभी सेटिस्फाई नहीं होता तब तक लगे रहो। हाँ। अच्छा, तो निशा, अब स्टूडेंट, एसएससी का जो स्टूडेंट है ना, उसको कोई भी एक अच्छा सा सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए, जो आपकी उस लाइन को सुन के वो बहुत अच्छा मोटिवेट हो जाए और कि इस बार मेरे को सिलेक्शन लेना ही है। मोटिवेशन के लिए कोई भी लाइन मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट ही नहीं है। मैं मोटिवेशन के लिए वीडियो कभी देखती नहीं थी, मेरे लिए मेरे मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स ही होते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके मेरे को पढ़ाया था। बहुत रिलेटिव्स ने, बहुत लोगों ने उनको बोला कि आप क्यों फालतू पढ़ाई पे वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, बेटी है तो क्यों हाँ, फालतू शादी वादी करना, वहाँ पैसे लगाना, पढ़ाई पे क्यों पैसे लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं। हाँ, तो क्या आपको कमा के देगी, काफी सारी बातें। हाँ, कि आपको क्या कमा के देगी, बेटे पे पैसे लगाओ, इससे अच्छा। बट ये कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, अगर वो नहीं करते तो आज मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स तो अपने पेरेंट्स को ही बोलना चाहूँगी, और मैं सब बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगी कि आपको मोटिवेशन के लिए बस अपने एक बार अपने पेरेंट्स को देखना होता है कि वो अपने लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छा, जब भी डीमोटिवेट हो तो अपने पेरेंट्स को याद कि उन्होंने यहाँ तक आपको भेजा है। थैंक्स निशा, एक बार फिर पावर माइंड फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू मैम। थैंक यू।